Good morning, students. Now we will discuss our next topic. That next topic is Bohr model of an atom. In the last lecture, we have discussed that what is the drawback of the Rutherford model of an atom. Rutherford की हमने दो ड्रॉबैक पढ़ी थी. एक तो stability of an atom कि why the atom is stable in the nature. He will not able to explain that. Secondly, हमने क्या पढ़ा था कि electrons do not lose energy. Even they are revolving around the nucleus in a circular path. तो जब सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करते हैं तो दे डू नॉट लूज एनर्जी एंड दे डू नॉट फॉल इनटू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड these are the two drawbacks of the Rutherford model of an atom. These two drawbacks was be overcome by the another scientist, and that is known as Neil Bohr. Neil. Neil Bohr was the another scientist that overcome these drawbacks of the Rutherford model of an atom. What is the main postulates? Postulates क्या थे इसके जिसके थ्रू इसने ये डिस्कवर कहा था कि why the atom is stable in the nature or the electrons do not lose the energy or they do not fall in the center of the nucleus. तो first postulate is that कि only special type of orbits can allow inside the atom. कि स्पेशल टाइप के ऑर्बिट को ही एटम के अंदर जाने दिया जाएगा और ये जो स्पेशल टाइप के ऑर्बिट होते हैं इनको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स revolves in these orbits they do not lose energy. तो उस टाइम पे ये एनर्जी को लूज नहीं करते. कब? जब ये एक स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स ही होते हैं एटम के अंदर जिन ऑर्बिट्स को बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स. जब इलेक्ट्रॉन इसमें चारों तरफ चक्कर काटते हैं तो दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू लूज द एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर नहीं गिरेगा? एटम न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा. अब जब वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा तो वो एटम क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल होगा. इसीलिए जो नील बोर ने क्या कहा था कि देयर आर द स्पेशल टाइप ऑफ द ऑर्बिट्स आर देयर विच कैन बी अलाउड इनसाइड द एन एटम. और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं के अंदर रिवॉल्व करेंगे एक स्पेशल टाइप के ऑर्बिट्स के अंदर तो दे नेवर लूज द एनर्जी एंड इफ दे विल नॉट लूज द एनर्जी दे विल कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द orbit or around the nucleus. Okay, so these orbits or shells are called, इनको और क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स. इनको साथ साथ में क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं. और एनर्जी लेवल्स को हम कैसे शो कर सकते हैं? मान लो मेरा ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को हमने ऐसे डॉट से कर दिया शो. मान लो मैंने ये कहा कि ये आपका न्यूक्लियस है. सेंटर ऑफ द फर्स्ट शेल एनर्जी शेल, सेकेंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल एंड फोर्थ एनर्जी शेल. राइट. जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से सेंटर से जो साइज है वो इसका क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा. दिस इज नोन एज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल एंड इट इज नोन एज योर एन शेल. अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. और बाकी आपके सिलेबस में नहीं है. और पी शेल होते हैं. दे विल बी इन द हायर क्लासेस लाइक योर एमएससी एक्सेट्रा. एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4. तो ये हो गया आपका जो है सारी चीज़ें होगी. और ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस. तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा? एनर्जी लेवल्स इन एन एटम. किसके अंदर? एक एटम के अंदर क्या? एनर्जी लेवल्स. जब एक एटम के अंदर हम एनर्जी लेवल्स बताएंगे तो इन एनर्जी लेवल्स के अंदर के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर, एम शेल के अंदर या एन शेल के अंदर आपके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे. जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चारों तरफ चक्कर लगाएगा इसके पास एक अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होगी. जब इसके अंदर पर्टिकुलर एनर्जी होगी तो दे विल नॉट लूज द एनर्जी. जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे उनकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी. उसी एनर्जी के साथ इसमें घूमते रहेंगे. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होगी उसके साथ घूमेंगे.
इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो उसके साथ घूमेंगे। जब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ वाला यहाँ जंप कर सकता है और यहाँ वाला यहाँ जंप कर सकता है। लेकिन जब वो कंटिन्यूसली है तो इसका मैंने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है। जब वो मान लो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ था, यहाँ से जंप करके वो इसमें चला गया, इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल दोनों क्या है, अलग अलग है। तो जब यहाँ से एनर्जी उसकी यहाँ तक गई तो व्हाट विल हैपन, तो इवन इट विल रिवॉल्व अराउंड द अनदर ऑर्बिट, अपने वाले को छोड़ के कहीं और घूमेगा तो वहाँ पे वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। जब एनर्जी को लूज करेगा तो लूज करके वो अपने आप दोबारा अपने वाले में आ जाएगा और अपने वाले में कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। एंड दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक्साइट करके उसको चढ़ा देना। चढ़ा दिया, थोड़ी देर तक चढ़ के बाद चला गया और थोड़ी देर बाद घूम फिर के वापस अपने ही ऑर्बिट में आके रहेगा वो। समझ में? तो मान लो मैं कहूँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, किलो जूल्स में होती है, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो वो यहाँ पे चला गया, मान लो इसके अंदर घूमा, लेकिन वो तो है तो इसका ना, अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में गया। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे तो छोटा चक्कर लगाना पड़ा था, यहाँ पे इसको क्या लगाना पड़ रहा है, बड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है। जब बड़ा चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। जब उसकी इसमें एनर्जी लॉस होगी तो वो क्या करेगा, वापस अपने ही ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा बाय लूजिंग द एनर्जी। जितनी उसने गेन की थी उतने ही लूज करके क्या हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो दीज ऑर्बिट्स और द एनर्जी शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द KLMN shells, and they are having the value of n is equal to 1, 2, 3 and the 4, n means the number of the shells, and दिस वॉज द बोर मॉडल ऑफ एन एटम। और यही एट मॉडल है वो आज तक आपका कंटिन्यूसली यूज़ किया जा रहा है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे, प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे इसमें, और जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल विच वी विल डिस्कस वो कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा इसके अंदर डिस्कवर किया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग चलता है। अब है न्यूट्रॉन, जैसे हमने पहले पता किया बताया था आपको किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, कि देयर आर द टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर, कि जो जे थॉमसन था और जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उससे क्या हुआ था, गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन किया था और जे थॉमसन ने प्रोटॉन किए थे, अपने डिस्कवर किए थे। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स किए थे। जो ये न्यूट्रॉन है इट इज द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज द थर्ड सब atomic particle which was discovered by the James Chadwick, J Chadwick लिखा हुआ है, वैसे इसका नाम है जेम्स चैडविक। इट इज़ द को वर्कर कह सकते हैं या असिस्टेंट कह सकते हैं, किसका, रदरफोर्ड का असिस्टेंट था। मैंने भी आपको पहले भी बताया कि जो रदरफोर्ड था उसको नोबेल प्राइज़ मिला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, और जो आपका ये मॉडल ऑफ एन एटम क्या, उसी के अंदर इसके और जो 7 साइंटिस्ट थे जो उसके अंदर बाद में काम करते रहे, उनको भी किसी न किसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। उनमें से एक क्या था आपका जेम्स चैडविक, इसको भी न्यूट्रॉन के लिए मिला था। इसने अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया, उसका क्या कहा कि हैविंग नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट मास इक्वल टू प्रोटॉन, इसका मास किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। और इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन मीन्स नो चार्ज, तो इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, एंड विच विल बी डिनोटेड बाय द स्मॉल एन, एन से डिनोट किया गया। और बताया गया कि जो ये न्यूट्रॉन है दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ एन एटम। तो व्हाट डज इट मीन, कि मान लो मैं ये कहूँ कि ये आपका न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलेंगे, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अंडरस्टैंड? तो एटॉमिक मास, जो मास का मैं कहता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन है 16 है, आपका सोडियम है उसका 23 है, मैग्नीशियम है उसका 24 है, तो किसके वजह से, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ द प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन एन एटम। तो दोनों मिलकर आपका क्या बनाएंगे, एटॉमिक मास बनाएंगे किसी भी एलिमेंट का। अब ये तो हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। अब है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है,
तो इन शेल के अंदर, क्योंकि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है जिसके अंदर कौन इवॉल्व करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं, तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल के अंदर कितने आएंगे, एम शेल के अंदर कितने आएंगे और एन शेल के अंदर कितने आएंगे, दैट विल बी डिस्कवर्ड नाउ। तो द नंबर, ये कुछ रूल्स है इसके। तो व्हाट आर द रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो इसके लिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electrons in shell can be used by the formula 2n square. 2n square, that will be the formula given by the Neil Bohr ने दिया था, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। हमने ये बोला था, ये k shell, l shell, m shell और n shell, ये बताया था हमने। n की वैल्यू 1 है तो k शेल होगा, n की वैल्यू 2 है तो l शेल होगा, n की वैल्यू 3 है तो m शेल होगा और n की वैल्यू 4 है तो क्या होगा, आपका n शेल होगा। तो दैट विल बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इफ n इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो k शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। अब n की वैल्यू मैं 2 कर दूँ तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। तो इसके अंदर एल शेल के अंदर कितने हो गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन। अब एन की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 कितने हो गए, 18, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग एम शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 18, और एन शेल के अंदर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 32, तो कितने आ सकते हैं, 32 इस रूल के अकॉर्डिंग। बट द नील बोर सेड दैट, अब नील बोर ने क्या कहा, पहला रूल तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किया जाता है। दूसरा उसने क्या कहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल विल बी 8। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। चाहे वो आपका एल शेल है, सॉरी एल है, चाहे आपका एम है या एन है, कोई भी है। यदि वो आउटर शेल है तो उसमें 32 की बजाय आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज योर ऑक्टेट। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। यानी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेल, कि इलेक्ट्रॉन्स अगले शेल में तभी जाएंगे जब पहले वाला शेल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये नहीं है इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अगला एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, यदि 4 है तो एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें, नहीं, पहले 2 इसमें जाएंगे फिर 2 इसमें जाएंगे। यदि 10 हैं तो पहले 2 इसमें जाके 8 जाएंगे, यदि 11 तो 2 इसमें जाएंगे, 8 इसमें जाएगा और 1 इसमें जाएगा। यानी जब तक अंदर वाला शेल फिल नहीं हो जाएगा, बाहर वाले शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। तो व्हाट विल बी दैट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड in a given shell, कब तक, in a given shell unless the inner shell is completely filled, right। जब तक इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा आपका अंदर बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। तो आपको इसी के बेस पे, मान लो मैं कहूँ मेरे पास जैसे आपको बताया था हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इसका एटॉमिक नंबर 1 था, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये मैंने पहले भी बताया कि जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं कहूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, राइट। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि किस शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके ऊपर। जैसे शेल मेरे पास क्या है, के, एल, एम और एन, ये शेल है। अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से शेल में जाएगा, आपका सिर्फ के शेल में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। समझ में आया।
किसके अंदर नहीं जाएगा, ना तो एल शेल के अंदर जाएगा, ना एम के अंदर जाएगा, ना एन के अंदर जाएगा। इसमें 2 है तो 2 इसके अंदर चले गए, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया। अब देखो लिथियम का कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3, 2 तो इसमें चले गए। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एल में जाएगा, ये खाली। तो इसी तरह से 2 2, अब मान लो मैं कहूँ 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। अब मान लो मैं यहाँ को नियोन है, एटॉमिक नंबर 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है, 2 8। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आपका जाएगा एल के बाद एम शेल के अंदर या एम एनर्जी लेवल के अंदर। अब मान लो मैं इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाइड्रोजन। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, एन न्यूक्लियस, और ये क्या होगा इसका, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, कितने शेल है इसके पास, 1। तो बाहर हम कितनी लाइन बनाएंगे, 1। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाएंगे, 1। समझ में आया। अब मान लो हीलियम है, हीलियम का ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका बाहर का ऑर्बिट हो गया, कौन सा ऑर्बिट हो गया, के ऑर्बिट हो गया, के शेल हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए, 2, राइट। अब ये देखो इसमें 3 है तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें के शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके लिए कौन सा शेल चाहिए मुझे, एल शेल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी लिखा दो, लाइक दिस यू विल बी एबल टू ड्रॉ। अब मान लो मैं इसका बनाऊं, ऐसे ही आप सबके बना सकते हो। मान लो मैं कार्बन का बनाऊं, ये आपका न्यूक्लियस हो गया एन और पी, ये आपका क्या हो गया, के शेल। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। अब कितने बचे, 4। कौन सा शेल जाएगा आपका, एल शेल। 1 2 3 और 4, राइट। अब मान लो मैं लास्ट वाला ही बनाऊं इसमें, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया एन और पी, ये आपका क्या हो गया, के शेल हो गया 1 और 2, और कितने लास्ट आउटर शेल में, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, राइट। तो you can draw the structure of the elements like this if you know the electronic configuration. और how you will know the electronic configuration, by knowing its atomic number। और atomic number आपको पता चल गया तो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर आपको k एलिमेंट शेल का पता चल जाएगा। और मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द नील बोर, जो आउटर शेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे उसमें 18 है चाहे 32 है, लेकिन बाहर वाले में हमेशा आपके कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब जैसे इसी के बेस पे मैं आपको एक और बना के देखती हूँ। जैसे मैं कहूँ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, राइट। तो इसका कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हो गए, 13 हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हो गए, 13 हो गए। अब शेल देखो, के एल एम और एन, तो देखो के में कितने आ सकते हैं, 2, एल में मैंने बताया 8, अब एम में कितने आ गए, 3। अब देखो इसका, ये न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल और एम शेल, राइट। एम शेल बनाने पड़ेंगे 3, यानी ये मेरा अंदर वाला के शेल है, ये मेरा एल शेल है, ये मेरा एम शेल है, और ये मेरा क्या, न्यूक्लियस है। तो कितने आते हैं इसमें, 2, 1 2, फिर उसके बाद कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब बाहर कितने बचे एम शेल में, 3, 1 2 और 3। So you can draw the structure of the different type of the atoms by using the electronic configuration, and that electronic configuration can be using the formula 2n square, right? That was given by the Niels Bohr. That's about, after that we will discuss the valency.